हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक रहने वाला है आपका राजस्थान एपीओ का टेस्ट। स्टूडेंट, आप सबको पता है कि हमारा राजस्थान एपीओ का बैच चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं आपके बीएनएसएस चैप्टर 1 से 4 तक। पॉक्सो एक्ट आपका कंप्लीट हो गया है और जो आपके फ्रेजल वर्ब्स है वो A to F कंप्लीट हो गया है, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये टेस्ट है। इसमें टोटल आपके 80 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें जो आपके स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चंस है वो BNSS के हैं, 20 क्वेश्चन नेक्स्ट पॉक्सो एंड 20 क्वेश्चन फिर आपके इंग्लिश के हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, फर्स्ट टॉपिक आपका। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21H ऑफ BNSS टू whom मस्ट अ कंप्लेन बी मेड। BNSS की धारा 21H के अनुसार शिकायत यानी परिवाद किसके समक्ष दर्ज की जानी चाहिए? मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक, पुलिस ऑफिसर। स्टूडेंट, तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर ए, मजिस्ट्रेट। ये हमारे क्लास नोट्स है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि जो कंप्लेन होगी आपकी, कंप्लेन होगी वो ओरली या रिटर्न आपकी मजिस्ट्रेट को की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डीम कंप्लेन? बीएनएसएस के तहत मान्यता शिकायत क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अ एफआईआर दैट इज फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली वाया मोबाइल डिवाइस, मोबाइल डिवाइस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गई एफआईआर। ऑप्शन बी, अ सेकंड कंप्लेन फाइल्ड ऑन द सेम फैक्ट एज ए डिसमिसल वन, खारिज की गई शिकायत के समान तथ्यों पर दर्ज की गई दूसरी शिकायत। ऑप्शन सी, अ पुलिस रिपोर्ट दैट डिस्क्लोज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जांच के बाद गैर संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली पुलिस रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी, एन ओरल एलिगेशन मेड डायरेक्टली टू एन पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी को सीधे तौर पर दिया गया मौखिक आरोप। डीम कंप्लेन जो है आपकी वो हमने देखा था एक्सप्लेनेशन में, ये आपको लिखा हुआ है सेक्शन 21H के। तो स्टूडेंट, आपका इसके अंदर जो आंसर है, आई होप अभी तक आपको आंसर पता लग गया होगा। आंसर इसका सी, अ पुलिस रिपोर्ट दैट डिस्क्लोज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी रिपोर्ट में बताया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तो उस पुलिस ऑफिसर को भी कंप्लेनेंट कहेगा और उसकी रिपोर्ट को कंप्लेन कहा जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक डीम कंप्लेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंडर सेक्शन 21T which section of the BNSS cover the report forwarded by the police officer to a magistrate on completion of an investigation? आपको पता है कि जो आपका सेक्शन 21T है उसमें हम क्या करते हैं, पुलिस रिपोर्ट का आपको डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें कहा हुआ है कि आपकी पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद। हमने कैसे याद किया, 21T पुलिस रिपोर्ट, तो यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है, एक ये आपका की पॉइंट हो सकता है याद रखने का। तो उसके अंदर आपका एक सेक्शन मेंशन है, इस सेक्शन के अंदर आपका एक सेक्शन मेंशन है, तो वो कौन सा सेक्शन है आपका? सेक्शन 193 सब सेक्शन 3, 210, 226, 173। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 193 सब सेक्शन 3। डेफिनेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेक्शन मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की डिफरेंस बिटवीन एफआईआर एंड कंप्लेनेंट? एफआईआर और कंप्लेनेंट के बीच में आपका क्या डिफरेंस है? एफआईआर और कंप्लेनेंट के बीच में आपका क्या डिफरेंस है? कंप्लेंट के बीच में आपका क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए, एन एफआईआर कैन ओनली रिलेट टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो आपका एफआईआर होता है वो असंज्ञेय अपराध से रिलेटेड है। ऑप्शन बी, मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ कंप्लेन
एट द वेरी फर्स्ट स्टेज। जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन आई उन्होंने क्या किया, संज्ञान ले लिया। ऑप्शन 3, FIR हैज़ नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। FIR का आपका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है, कंप्लेन का आपका एक फॉर्मेट होता है। एंड FIR इज मेड टू मजिस्ट्रेट वाइल कंप्लेंट इज मेड टू पुलिस ऑफिसर। FIR जो होती है मजिस्ट्रेट को की जाती है और जो कंप्लेन है आपकी वो पुलिस को की जाती है। तो स्टूडेंट जो आपका ऑप्शन सही है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है कि जैसे ही आप कंप्लेन करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, वो हाथों हाथ उससे संज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आपने क्लास नोट्स में देखे होंगे FIR और कंप्लेन की हमने डिफरेंस पढ़ा है वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से, उसी से ये क्वेश्चन आपका आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज इंक्वायरी सेक्शन 21 के डिफरेंट फ्रॉम ट्रायल। इंक्वायरी आपके ट्रायल से कैसे डिफरेंस है। स्टूडेंट क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है, आउट ऑफ 80 आपके कितने मार्क्स आए हैं। इजी टॉपिक है, इजी सेक्शंस है, आप कवर कर लेंगे आसानी से। इससे आपको सेक्शंस भी याद हो जाएंगे और आपको कंसेप्ट भी अपने रिवाइज हो जाएंगे। इंक्वायरी और ट्रायल के अंदर डिफरेंस देखते हैं। एन इंक्वायरी डज नॉट रिजल्ट इन कन्विक्शन और इक्वेटल। इंक्वायरी से ना ही आपका दोष सिद्धि होती है ना ही आपका दोष मुक्ति होती है। वेयर एज ट्रायल डज, लेकिन जो आपके ट्रायल है उससे ये होता है। एन इंक्वायरी इज कंडक्ट बाय पुलिस ऑफिसर। इंक्वायरी आपकी पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती है, लेकिन जो ट्रायल है आपका वो कोर्ट करता है। ऑप्शन सी, अ ट्रायल बिगिंस बिफोर द चार्ज फ्रेम। चार्ज लगाने से पहले क्या होता है, ट्रायल किया जाता है। मुकदमा आरोप तय होने से पहले ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, एन इंक्वायरी इज ऑलवेज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग बट ट्रायल नॉट। तो स्टूडेंट इसका आंसर है आपका, आई होप अभी तक आपको आंसर पता लग गया होगा। आंसर है स्टूडेंट इसका ए, इंक्वायरी डज नॉट रिजल्ट इन कन्विक्शन और एक्विटल। इंक्वायरी से हमें कभी भी दोष सिद्धि और दोष मुक्ति का पता नहीं लगता। इंक्वायरी हमें बताता है कि इंक्वायरी से क्या होगा, इंक्वायरी से हमें पता लगेगा कि जो कंप्लेन आई है आपकी, जो कंप्लेंट आई है आपकी वो क्या ट्रू है या फॉल्स है। इतनी बात की यही बात बताता है आपकी इंक्वायरी। वहीं जो ट्रायल है आपका वो आपको बताता है कि आपका एक्यूज्ड जो है कन्विक्टेड है या फिर आपका एक्यूज्ड एक्विटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आपका डिफरेंस आपकी क्लास नोट्स में से। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसीडिंग टू बी कंसिडर्ड जुडिशियल अंडर सेक्शन 21M। धारा 21M के तहत किसी कार्रवाई को न्यायिक माने जाने के लिए क्या आवश्यक है। कब माना जाएगा कि आपका जो कार्रवाई है वो न्यायिक है। ठीक है, जुडिशियल हो गया वो कार्रवाई। फर्स्ट ऑप्शन, इट मस्ट बी कंडक्टेड इन पब्लिक, वो पब्लिक में किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, इट मस्ट रिजल्ट इन कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इससे क्या होना चाहिए, आपका कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है तो हम मान लेंगे। एविडेंस मस्ट बी टेकन ऑन ओथ, अगर शपथ पे आपके साक्ष्य कानूनी रूप से शपथ पे लिए जाते हैं तो आप मानेंगे। इट मस्ट बी कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, या पुलिस ऑफिसर ने जब आपके कार्रवाई की है तब आप मानेंगे कि वो क्या है, न्यायिक है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एविडेंस मस्ट बी लीगली टेकन ऑन ओथ। जब आपके एविडेंस शपथ पे लिए जाते हैं तब हम मानते हैं कि जो कार्रवाई है आपकी वो कैसी है, कार्रवाई आपकी जुडिशियल है। फिर आता है आपका केस, एक इम्पॉर्टेंट केस हमने डिस्कस किया था, उसके ऊपर क्वेश्चन है। इन द केस ऑफ हरचंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट स्टेट वाज द पर्पस ऑफ ट्रायल। हरचंद सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1974 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमे का उद्देश्य क्या बताया। इन्होंने क्या बताया कि मुकदमा हम क्यों करते हैं, ट्रायल हमने क्यों किया। ऑप्शन ए, टू असिस्ट द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को जांच में सहायता करना। टू एंश्योर द विक्टिम रिसीव कंपनसेशन, पीड़ित को मुआवजा दिलाना। ऑप्शन सी, टू कलेक्ट मैक्सिमम एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, आरोपी को के खिलाफ अधिकतम सबूत इकट्ठा करना।
एंड टू फाइंड आउट वेदर द एक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट, या फिर ये पता लगाना कि जो एक्यूज्ड आपका वो गिल्टी है या नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट ये हमने देखा था यहाँ पे केस, वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। हमें पता लगाना है कि एक्यूज्ड आपका गिल्टी है या नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं। ये हम पहले भी देख के आए कि ट्रायल का मतलब क्या है। ये केस है आपका हरचंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ट्रायल इज टू फाइंड वेदर द एक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट। ओके, ये आपका केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। फिर एक केस आता है रतिराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। A trial cannot be declared invalid solely on technical grounds. रतिराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2012 के मामले के अनुसार किसी मुकदमे को केवल तकनीकी आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता यदि ऑप्शन नंबर ए द केस इन्वॉल्व अ कोग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि ऑफेंस आपके जो केस उसमें क्या आया है आपका कोग्निजेबल ऑफेंस है वो। द एक्यूज्ड हैज कन्फेस्ड टू द क्राइम, आरोपी ने आरोप स्वीकार कर लिया है। द इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड बाय हाई रैंक ऑफिसर, क्योंकि जो आपका केस है वो हाई रैंक ऑफिसर ने किया, इसलिए हम ट्रायल अगर आपकी तकनीकी कोई ग्राउंड्स पे कोई इनवैलिड हो रहा है ट्रायल तो हम उसको इनवैलिड मान लेंगे, तो ऐसा नहीं है। देयर वाज नो एक्चुअल परपेचुअल और लॉस कोज टू द, या फिर जो आपका आरोपी को कोई वास्तविक हानि या नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सेम हमने यहाँ पे डिस्कस किया था केस कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि आपका फेयर ट्रायल होना चाहिए, जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें आपका देखा जाएगा कि आरोपी का कोई वास्तविक हानि या नुकसान ना हुआ हो। ठीक है, अगर किसी टेक्निकल ग्राउंड्स में, ये क्या कह रहा है केस दोबारा समझिए कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर जो आपके एक्यूज्ड है, आपने एक्यूज्ड के खिलाफ ट्रायल किया और एक्यूज्ड क्या हो गया किसी टेक्निकल ग्राउंड्स पे उसके जो भी ये थी हानि हुई, उसको जो भी और नुकसान हुआ वो वास्तविक थी, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके कारण ट्रायल आपका कैंसिल हो सकता है। अगर उसको वास्तविक हानि या कुछ और नुकसान नहीं हुआ है तो आपका ट्रायल कैंसिल नहीं माना जाएगा, सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु कैन एक्ट एज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इफ द एक्चुअल ऑफिसर इज एब्सेंट और इल। अगर आपका जो ऑफिसर है, एक्चुअल ऑफिसर है, अगर वो बीमार है या प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे अनुपस्थिति है उसकी, तो फिर आपके ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन किसको माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ओनली एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर और हायर, केवल सब इंस्पेक्टर या उससे उच्च रैंक का अधिकारी। ऑप्शन बी द पुलिस ऑफिसर नेक्स्ट इन रैंक हु इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर रैंक का अगला पुलिस अधिकारी। द ओल्डेस्ट कांस्टेबल प्रेजेंट एट द स्टेशन, स्टेशन पर उपस्थित सबसे वरिष्ठ कांस्टेबल। ऑप्शन डी एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द मजिस्ट्रेट, या फिर कोई भी पर्सन जो कि अपॉइंट किया गया है आपके मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन है आपका द पुलिस ऑफिसर नेक्स्ट इन द रैंक हु इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर रैंक का अगला पुलिस अधिकारी कोई भी होगा अगर आपका, तो वो माना जाएगा आपका ऑफिसर इंचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन द कंपैरिजन ऑफ समन केसेस, हमने देखा समन केस और वारंट केस में हमने डिफरेंस पढ़ा था, तो उसके बारे में पूछा गया है इसमें से क्या बात आपकी सच है। ट्रू पूछी हुई है, इसमें से कौन सी बात आपकी सच है। ऑप्शन ए इट इज नेसेसरी टू फ्रेम अ चार्ज इन वारंट केस बट नॉट इन समन केस, वारंट मामले में आरोप निर्धारित आवश्यक है जबकि समन मामले में नहीं। ऑप्शन बी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज ओनली नेसेसरी इफ द एक्यूज्ड प्ली गिल्टी, आरोप निर्धारण केवल तभी आवश्यक है जब अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज मैंडेटरी इन बोथ टाइप ऑफ केस, दोनों प्रकार के मामलों में आरोप निर्धारण आवश्यक है। चार्जेस आर ओनली फ्रेम इन समन केस टू स्पीड अप द ट्रायल, या फिर जो समन मामले है उसमें ही सिर्फ चार्ज आपका फ्रेम किया जाएगा। तो स्टूडेंट बताइए कौन सा आपका इसके अंदर सही है ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, इट इज नेसेसरी टू फ्रेम चार्ज इन वारंट केस बट नॉट इन केस ऑफ समन। ठीक है, समन मामले में आपका हमने देखा था कि आपके चार्ज फ्रेम नहीं होने चाहिए, होते हैं। ये आपका डिफरेंस है, आप इसे देख सकते हैं।
समन मामले आपके 2 साल तक के ट्रायल के लिए होते थे, 2 ईयर्स के लिए, और ये आपका 2 ईयर्स से ज़्यादा के होते थे। वहीं जो समन ट्रायल है उसके अंदर क्या था, समन हम अटेंडेंस के लिए भेजते थे, वारंट में हम बुलाने के लिए या तो वारंट या समन दोनों भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके डिफरेंस थे जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 which of the following is categorized as the constitutional court rather than class of criminal court? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड में हमने 2 प्रकार के कोड देखे थे, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन कोड देखा था और एक आपका देखा था हमने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोड्स। ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हमने देखे थे। तो इन्होंने पूछा है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं, जो आपके संवैधानिक न्यायालय होते हैं, उनमें से इनमें से कौन से कोर्ट आते हैं? उनमें आपके हाई कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन न्यायालय या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आएंगे। तो कौन से कोर्ट ऐसे हैं जिनको आप कहेंगे संवैधानिक न्यायालय? स्टूडेंट इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए, हाई कोर्ट। ये चार्ट हमने देखा था, क्लासेस ऑफ कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज टू द कोर्ट ऑफ सेशन? सॉरी, सेशन न्यायालय में आपके जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, सीजेएम। इनमें से कौन सा आपका कोर्ट है जो डिसाइड करेगा? तो स्टूडेंट इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाई कोर्ट जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट करते हैं। अब ये देखिए हमने चार्ट में क्या देखा था, हमने देखा कि इसकी स्थापना तो करेंगे आपके, एस्टेब्लिश तो करेंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो जजेस है आपके कोर्ट ऑफ सेशन के उनको अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। वैसे जो आपके एडिशनल सेशन जज हैं उनको भी आपके हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं। तो जब अपॉइंटमेंट की बात आती है तब हाई कोर्ट्स, और जब कोर्ट एस्टेब्लिश करने की बात है तो आपके स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट एस्टेब्लिश करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ द सेशन जजेस एंड एडिशनल सेशन जज, अगर आपके सेशन न्यायालय में सेशन न्यायाधीश या फिर आपका अपर सेशन न्यायाधीश जो है वो अनुपस्थित है, प्रेजेंट नहीं है, तो उस मामले में कौन आपके डिस्पोज ऑफ करेगा अर्जेंट एप्लीकेशन? ठीक है, तत्काल आवेदनों का निपटारा कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट, सीजेएम या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट? तो हमने क्या देखा था कि अगर आपका सेशन जज नहीं है तो एडिशनल सेशन जज, और अगर आपके एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो फिर आपके देखेंगे सीजेएम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली केस मेंशन इन द नोट्स? जो आपके नोट्स में केस हमने मेंशन किया है केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, उनका क्या सिग्निफिकेंस है? इट इज एस्टेब्लिश द टेन्योर ऑफ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्या इन्होंने विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट का कार्यकाल निर्धारित किया है? बी ऑप्शन, इट रीडिफाइंड द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। क्या इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की शक्ति को पूर्ण परिभाषित किया है? इट इनवैलिडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल सेशन जज। क्या इन्होंने अपर सेशन न्यायाधीश की जो इनकी अपॉइंटमेंट है उनको इनवैलिड किया? या ऑप्शन नंबर डी, सिटिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन इन द तिहाड़ जेल वाज हेल्ड टू बी वैलिड। या जो आपके सेशन न्यायालय है उनकी अगर सिटिंग हम तिहाड़ जेल में करते हैं तो वो वैलिड है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ये केस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कि सिटिंग कोर्ट ऑफ सेशन के कहीं पे भी हो इनवैलिड नहीं है। अगर हमको लगता है कि विटनेस आपका इससे मतलब कि विटनेस को फ़ायदा होगा विक्टिम को, और विटनेस का अगर फ़ायदा होगा इससे, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे काम कर सकते हैं, हम कोर्ट की सिटिंग किसी और कोर्ट में भी लगा सकते हैं। ये यहाँ पे छोटा सा ये नोट्स है, हमने नोट्स में साइड में स्टिकी नोट्स पे देखा था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, अंडर द सेक्शन 11 व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन बी अपॉइंटेड एट वन टाइम? एक बारी के लिए आपके जो विशेष जुडिशियल न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल क्या है, एक बारी में कितने टाइम के लिए अपॉइंट हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है आपका 5 साल, लाइफ टेन्योर,
उम्र भर 3 साल या 1 साल। तो आपकी बात हो रही है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, इनका जो टर्म होता है वो होता है आपका 1 साल। कितने टाइम के लिए होता है? 1 साल के लिए इनका टेन्योर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 13, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज कंट्रोल बाय। धारा 13 के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य का वितरण निम्नलिखित द्वारा नियमित होता है। तो कौन कंट्रोल करता है इनके? सीजेएम, रजिस्ट्रार ऑफ सेशन जज, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट। सीजेएम, रजिस्ट्रार ऑफ सेशन कोर्ट, डीएम या हाई कोर्ट। तो इसका आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट इनके क्या देखते हैं आपका, ये देखिए यहाँ ये चार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि आपके जो सीजेएम है उनके पास पावर है कि वो डिस्ट्रीब्यूट ऑफ बिजनेस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अंडर सेक्शन 14 इफ द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बिकम वैकेंट। अब किनका ऑफिस वैकेंट हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑफिस जो है वो कुछ टाइम के लिए वैकेंट है, खाली है, तो इनकी जगह पे कौन काम करेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पावर हमने किसको दी है उस टाइम के लिए? ऑप्शन नंबर ए, सेशन जज। ऑप्शन नंबर 2, सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी, एनी ऑफिसर सक्सीडिंग टू द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जिला के कार्यकारी प्रशासन का कार्यभार संभालने वाला कोई भी अधिकारी या सीजेएम। तो स्टूडेंट इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर 14 कहता है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, जिसमें हमने क्या कहा कि एनी ऑफिसर जो उसके सक्सीडिंग है, उत्तरावर्ती जो भी ऑफिसर आपका है वो क्या माना जाएगा आपका? वो माने जाएंगे आपके डीएम उस टाइम के लिए जब आपका डीएम के ऑफिस खाली है, वैकेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मिनिमम रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 15। क्या मिनिमम रैंक होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर की अगर आपको पुलिस ऑफिसर को बनाना है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, विशेष कार्यकारी मैजिस्ट्रेट अगर आप बनाना चाहते हैं पुलिस ऑफिसर को, तो क्या आपका होना चाहिए इनका? ठीक है, इनकी मिनिमम रैंक क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सब इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर ए, सब इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर बी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इनमें से कौन सा पद आपका होना चाहिए अगर वो व्यक्ति बनना चाहता है आपका स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो ये आपका सेक्शन नंबर 15 है। सेक्शन नंबर 15 आपका कहता है कि क्या वो क्या बनना चाहेगा? वो बनना चाहेगा सब इंस्पेक्टर, मतलब वो ऑफिसर सब इंस्पेक्टर के रैंक के होने चाहिए, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के होने चाहिए, या इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, या डायरेक्टर ऑफ पुलिस। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पुलिस अधीक्षक जो है वो होने चाहिए आपके पुलिस ऑफिसर अगर वो बनना चाहते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 19, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पीपी अंडर सेक्शन 18 अ पर्सन मस्ट हैव पार्टिसिपेट एज एडवोकेट फॉर द एट लीस्ट। कोई व्यक्ति अगर सेक्शन 18 में लोक अभियोजन पीपी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होना चाहता है तो उनकी कम से कम कितने टाइम का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए? 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 7 ईयर्स। 5 साल, 10 साल, 15 साल या आपका 7 साल। तो स्टूडेंट इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 ईयर्स। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इनकी? 7 ईयर्स प्रैक्टिस आपका होना चाहिए पीपी बनने के लिए। ठीक है, और वहीं स्पेशल पीपी बनने के लिए 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज एडवोकेट आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, हु अपीयर्स द पैनल ऑफ नेम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन डिस्ट्रिक्ट। किसी जिले में लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए नामों की सूची कौन तैयार करता है? कौन आपकी ये सूची तैयार करेंगे? द स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली, अकेले स्वतंत्र रूप से स्टेट गवर्नमेंट, सीजेएम, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद द कंसल्ट ऑफ सेशन जज, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके सहमति लेके सेशन न्यायालय से। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहमति लेंगे सेशन जज से, उनके बाद ये क्या करेंगे आपका डिसाइड करेंगे कि कौन आपके पैनल में नाम किनका आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मिनिमम प्रैक्टिस रिक्वायर्ड
ऑफ अ पर्सन टू अपॉइंट एज ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए मिनिमम कितने टाइम का आपको चाहिए एक्सपीरियंस? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन पूछा इन्होंने, ठीक है। 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स और 7 ईयर्स। मतलब आपको क्या बनना है, आपको देखना है अभियोजक निर्देशक के रूप में नियुक्ति लेनी है। अभियोजन निर्देशक के रूप में नियुक्ति लेनी है तो कम से कम कितने टाइम का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए? आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए 15 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए 15 ईयर्स यानी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास 15 साल की, ठीक है। या फिर आप होने चाहिए सेशन जज। या तो आपके पास 15 साल की प्रैक्टिस है या आप सेशन जज है तो आप इस पोस्ट के लिए अपॉइंटेड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डज द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन फंक्शंस? अभियोजन निदेशक किसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक, द लॉ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य के विधि मंत्री। ऑप्शन नंबर सी द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एंड ऑप्शन नंबर डी द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट, राज्य के गृह विभाग के प्रमुख। तो हमने देखा था कि क्लास में इसका आंसर क्या है स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर डी, वो होने चाहिए हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट, राज्य के गृह आपके विभाग के वो क्या होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए वो। इसके ये क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा इनका डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफिसर हैज द पावर टू एग्जामिन एंड स्क्रूटनाइज द पुलिस रिपोर्ट एंड मॉनिटर केस अप टू 7 to 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट? 7 से 10 साल का अगर आपका ऑफेंस है तो इन पे कौन मॉनिटर करेगा, इनके ऊपर निगरानी कौन रखेगा, ठीक है, किनके पास ये पावर है, इनके ऊपर जो इनकी केस आते हैं, पुलिस रिपोर्ट्स आते हैं इनके पास, उनको या इनके केसेस को कौन आपका मॉनिटर करेगा? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशक, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, सहायक अभियोजन निदेशक, या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उप अभियोजन निदेशक। तो हमने देखा था कौन करता है ये आपका, ये आपके करेंगे ऑप्शन नंबर डी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इनका करें देखेंगे, जहाँ पे आपका ऑफेंस कितना है 7 साल से 10 साल तक का अगर आपका ऑफेंस है तो देखा जाएगा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 सबसेक्शन 12 the provision regarding the directorate of prosecution do not apply to which of the official when performing the function of public prosecutor? कौन सा व्यक्ति ऐसा है कि जब वो काम कर रहा है पीपी की तरह, कौन सा व्यक्ति ऐसा है, कौन सी पोस्ट आपकी ऐसी है कि जब वो काम करते पीपी की तरह तो उन पे आपका डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ये अप्लाई नहीं होता है। तो बताइए इनका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सीजेएम है, क्या ये स्पेशल पीपी है, क्या ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या फिर ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स हैं, राज्य के अभिवक्ता जनरल है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इसका आंसर रहेगा। ओके, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफिसर हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एज सीजेएम? किनके पास पावर है आपकी कि वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर दें सीजेएम, ठीक है। तो क्या वो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या आपकी वो गवर्नर है, राज्यपाल, हाई कोर्ट या सेशन जज? तो किनके पास पावर है आपकी? ये पावर है आपकी ऑप्शन नंबर सी हाई कोर्ट के पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच केस एस्टेब्लिश दैट द मजिस्ट्रेट must conduct an inquiry or order a police investigation before issuing a summon if the accused resides outside their jurisdictions? किसी मामले ने यह स्थापित किया कि यदि आरोपी, किस मामले में ये बताया गया कि आरोपी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है तो मजिस्ट्रेट को समन जारी करने से पहले जांच करनी चाहिए या पुलिस जांच का आदेश देना चाहिए। किसी मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन से बाहर अगर कोई एक्यूज्ड है आपका तो पहले मजिस्ट्रेट को जांच करनी होगी, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, समन इशू कर सकते हैं। तो ये मामला कौन सा है? सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान,
अनाखीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, विजय धानजी चौधरी वर्सेस लक्ष्मण बालाराम चावन 2017, या मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाज जहां। तो स्टूडेंट इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विजय वर्सेस लक्ष्मण वाला केस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, question number 27, according to section 21, which specific requirement is mentioned for the trial of rape cases under section 64 to 71 of the भारतीय न्याय संहिता। धारा 21 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से 71 के अंतर्गत बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए कौन से विशिष्ट आवश्यकताएं बताई गई है। द केस मस्ट बी ट्रायल बाय जूरी ऑफ पी, मामले की सुनवाई समान न्यायाधीशों की जूरी द्वारा होगा। द केस मस्ट बी ट्रायल ओनली इन हाई कोर्ट, क्या ये मामला सिर्फ हाई कोर्ट सुनेगा। द केस मस्ट बी प्रिजाइडिंग ओवर अ वीमेन जज, क्या जो आपकी जज होंगे वो महिला होंगी। द केस मस्ट ट्रायल एज फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, क्या इनके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे। तो स्टूडेंट हमने देखा था आपका इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी सही है कि इन मामलों के जो जजेस होंगे, जो न्यायाधीश होंगे, वो आपकी महिला होंगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी, ये यहाँ पे आपने पॉइंट डिस्कस किया था, प्रैक्टिस बाय कोर्ट प्रिजाइडेड ओवर बाय वीमेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इफ अ सेशन जज, सेशन न्यायाधीश passes a sentence for death, what is the condition must be met for the execution under section 22। सेक्शन 22 के तहत अगर कोई आपके सेशन जज क्या करते हैं, कोई डेथ की पेनल्टी सुनाते हैं, ठीक है, डेथ की सजा अगर देते हैं, तो कैसे उसका एग्जीक्यूशन कैसे कराया जाएगा, हमें किसकी परमिशन लेनी होगी। इतना हिंट दे दिया मैंने आपको कि किसी की हमें परमिशन चाहिए होती है, तो किसकी परमिशन चाहिए। क्या हमें स्टेट गवर्नमेंट की साइन चाहिए, क्या हमें आपके उच्च न्यायालय की पुष्टि कंफर्मेशन चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, या हमें चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू करें, पूर्ण विचारण करें, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हमें क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, सहमति चाहिए। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जब आपके स्टेट सेशन जज डेथ पेनल्टी बताते हैं तो उनको फिर पहले हाई कोर्ट से कंफर्म करना होगा। ठीक है, हाई कोर्ट से पहले इस पर कंफर्मेशन लेनी होगी, पुष्टि लेनी होगी, उसके बाद ही डेथ पेनल्टी की सज़ा एग्जीक्यूट की जाएगी। निष्पादन की बात हो रही है, ठीक है, निष्पादन तभी कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आपका रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन जेएम फर्स्ट क्लास इज कॉम्पिटेंट टू अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 23। सेक्शन 23 के तहत जो आपके फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट हैं वो कितने तक का कारावास आपका या कितने तक के फाइन वो दे सकते हैं। अप टू 7 years अनलिमिटेड फाइन, अप टू 5 years और 50,000 फाइन, अप टू 1 year और 10,000 फाइन, अप टू 3 years या फाइन आपका 50,000। स्टूडेंट जो आप फर्स्ट क्लास पूछे इन्होंने, तो फर्स्ट क्लास देते हैं आपके 3 साल और 50,000 रुपये का जुर्माना। वहीं जो आपके सेकंड क्लास है वो देते हैं 1 साल से 10,000 का जुर्माना। ठीक है, सेक्शन 23 में आपका ये मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अंडर सेक्शन 23 व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज। हमने देखा कि कहीं पे नहीं, सिर्फ आपके बीएनएसएस में, बीएनएसएस का जो सेक्शन 23 है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बताता है कि कम्युनिटी सर्विस की डेफिनेशन क्या है। बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 23 का एक्सप्लेनेशन आपको बताता है कि कम्युनिटी सर्विस का क्या डेफिनेशन है आपकी। क्या उसमें लिखा हुआ था कन्विक्ट रिसीव नो रेम्युनेशन फॉर वर्क, क्या उसे अपने परिश्रम के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, रेम्युनेशन नहीं मिलेगा। इट रिप्लेस द नीड ऑफ एनी फाइन और इम्प्रिजमेंट, यह है किसी जुर्माना या कारावास की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पेड लेबर, क्या इसके लिए पेमेंट दी जाएगी। इट कैन ओनली बी ऑर्डर बाय हाई कोर्ट, क्या ये सिर्फ हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाएगा। तो जब आपने सेक्शन नंबर 23 का एक्सप्लेनेशन देखा तब हमने देखा ये ऐसा काम है आपका
जिसके लिए आपको पैसे नहीं मिलते, जिसके लिए आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, ये सिर्फ सोसाइटी वेलफेयर के लिए हमने कराते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन सेक्शन नंबर 23, जिसमें हमने ये बात आपकी डिस्कस की थी। बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी के लिए हमने ये काम किया होता है। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24, इफ अ मैजिस्ट्रेट इम्पोज imprisonment in default of fine as part of the substantive sentence, what is the maximum limit? सब्सटैंटिव सेंटेंस के साथ, ठीक है, सब्सटैंटिव सेंटेंस के साथ अगर वो क्या करते हैं, आपके ऊपर फाइन लगाते हैं, तो वो कितना तक की लिमिट में लगा सकते हैं। आपने फाइन लगाया, आपने क्या किया, फाइन नहीं पेमेंट की, तो उसके लिए आपको कारावास मिलेगा। फाइन की पेमेंट नहीं हुई तो आपको कारावास देना पड़ेगा। तो वो कितने टाइम का कारावास लगाया जा सकता है? क्या वो हाफ ऑफ द टोटल सब्सटैंटिव सेंटेंस होगा, the entire term of the original substantive substance, a maximum number of 6 month, या 1/4 of the term of imprisonment लगाया जा सकता है, हाफ या फिर 1/4। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आपका पॉइंट आपने देखा ये वाला। इसमें क्या है, अगर ये पार्ट है सब्सटैंटिव सेंटेंस का, तो हम कितना लगाएंगे, 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट लगाया जाएगा। ठीक है, तो 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट इस पर लगाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अंडर सेक्शन 25, what is the maximum aggregated total terms of imprisonment a person can be sentenced for multiple offense in a one trial? एक ट्रायल में आपको कितने तक का मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है, कारावास से दिया जा सकता है? धारा 25 के तहत एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को अधिकतम कुल कारावास की सजा कितनी होगी? तो हमने देखा था सजा जो है आपकी, वो ऑप्शन नंबर बी, 20 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट क्या है आपका, 20 ईयर्स। कहाँ पे ये बात मेंशन है? तो स्टूडेंट ये देखिए, इसका जो प्रोवाइजो है, सब सेक्शन 2 का जो प्रोवाइजो है, हमने वहाँ पे बात की थी, किसी भी केस में इम्प्रिजमेंट 20 साल से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, हमने केस देखा गगन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2019 का। एम्फेसाइज रिगार्डिंग द राइट ऑफ एक्यूज ड्यूरिंग सेंटेंस। गगन कुमार बनाम पंजाब राज्य 2019 मामले में सजा सुनाते समय आरोपी के अधिकारों के संबंध में किन बातों पर जोर दिया गया? किन बातों पर जोर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए, द ट्रायल मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ। क्या ट्रायल जो है आपका 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए? ऑप्शन बी, द एक्यूज्ड हैव द राइट टू चूज बिटवीन फाइन और जेल। क्या एक्यूज्ड के पास पावर है कि वो फाइन, जुर्माना या फिर आपका जेल के बीच में चुन सके? ऑप्शन नंबर सी, द सेंटेंस मस्ट बी रिड्यूस इफ द एक्यूज शो रेमर्स। यदि आरोपी पश्चाताप दिखाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। या ऑप्शन नंबर डी, द एक्यूज्ड मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट हाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस विल ऑकर। एक्यूज्ड को बताया जाएगा कि जो उसका जो सेंटेंस है, जो उसका कारावास है, वो कैसे दिया जाएगा। क्या वो कंसिक्वेंटली, एक के बाद एक दिया जाएगा, या कंकरेंटली? कंकरेंटली मतलब क्या है, यहाँ पे एक साथ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी है जो ये बात आपको बताता है कि गगन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया कि जब अपराधी को, एक्यूज्ड को जब आप सज़ा सुनाएंगे तो बताएंगे उसको कि उसकी सज़ा कैसे एग्जीक्यूट कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेस्ट ऑफ द मल्टीपल लाइफ सेंटेंसेस, व्हाट वाज द रूलिंग इन द मुथुरामा लिंगम वर्सेस स्टेट ऑफ, ठीक है, वर्सेस स्टेट 2016 केस। मुथुरामालिंगम बनाम राज्य 2016 के मामले में आजीवन कारावास के बारे में क्या बताया गया? लाइफ सेंटेंस कैन नॉट बी रन कॉन्सिक्वेंटिवली। एक के बाद एक आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं दी जाएगी। पहले आपकी लाइफ इम्प्रिजमेंट खत्म हुई, उसके बाद फिर आपकी अलग लाइफ इम्प्रिजमेंट स्टार्ट होगी, तो ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ओनली वन लाइफ सेंटेंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन फॉर देयर एंटायर लाइफ। या पूरी उम्र में उसको एक बार ही आजीवन कारावास मिलेगा। लाइफ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज रन कॉन्सिक्वेंटली टू इफेक्टिवली। इसको अच्छी तरह प्रभावी होने के लिए आजीवन कारावास की सजा हमेशा लगातार चलनी चाहिए। लाइफ इम्प्रिजमेंट इज इक्विवेलेंट टू एग्जैक्टली 20 ईयर्स। आजीवन कारावास ठीक 20 वर्ष के बराबर होता है। तो स्टूडेंट, इस केस को हमने देखा था क्लास में। तो इसके हमने क्या देखा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। लाइफ सेंटेंस कैन नॉट बी रन कॉन्सिक्वेंटली। जो आपका आजीवन कारावास है वो एक के बाद एक नहीं चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड हु
the successor in office is for the magistrate if the doubt arising under section 29. धारा 29 के तहत संदेह उत्पन्न होने की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट के उत्तराधिकारी का निर्णय कैसे करने का अधिकार किसके पास है? अगर डाउट है किसी मजिस्ट्रेट को कि उसके उत्तराधिकारी कौन है, तो इस बात का आपका डिसीजन कौन लेगा, निर्णय कौन लेगा? क्या सीजीएम और डीएम लेंगे, लोकल पुलिस कमिश्नर लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट लेंगे या हाई कोर्ट रजिस्ट्रार लेंगे? तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको पता है, आंसर इसका ए, ऑप्शन नंबर ए, सीजीएम या फिर डीएम इसका ले सकते हैं डिसीजन कि कौन सक्सेसर इन ऑफिस है। लास्ट 5 क्वेश्चन बीएनएसएस के। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन अंडर सेक्शन 32 व्हेन अ वारंट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय समवन अदर देन द पुलिस ऑफिसर? पुलिस ऑफिसर के अलावा अगर किसी व्यक्ति को ये वारंट का एग्जीक्यूशन करने के लिए कहा गया है, निष्पादन करने के लिए कहा गया है किसी और व्यक्ति को, तो आप जनता की क्या पावर होगी अंडर सेक्शन 32? ऑप्शन ए, दे आर बाउंड टू एड द एग्जीक्यूशन वारंट, वो बाउंड है हेल्प करने के लिए एग्जीक्यूशन वारंट के लिए। दे हैव नो लीगल ऑब्लिगेशन अनलेस दे आर पेड फॉर देयर हेल्प, जब तक उन्हें उनकी सहायता के लिए भुगतान नहीं किया जाता तब तक उनका कोई कानूनी दायित्व नहीं है। दे आर ओनली रिक्वायर्ड टू असिस्ट इफ द वारंट इज फॉर द मर्डर चार्ज, उन्हें केवल तभी सहायता करनी होगी जब वारंट हत्या के आरोप से संबंधित हो। ऑप्शन डी, दे मस्ट अरेस्ट द पर्सन कैरिंग द वारंट एंड कॉल द पुलिस, उन्हें वारंट ले जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना होगा और पुलिस बुलाना होगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए है कि उन्हें हेल्प करनी होगी उस व्यक्ति की जिसके पास वारंट के आपके आदेश है, एग्जीक्यूशन के आदेश है। क्वेश्चन नंबर 37, अवेयरनेस ऑफ विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्राइम अंडर सेक्शन 33 ट्रिगर्स अ मैंडेटरी ड्यूटी टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर? धारा 33 के अंतर्गत किसी विशिष्ट प्रकार के अपराध की जानकारी होने पर निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। तो कौन सा वो मामला है जब आपको इन्फॉर्म करना होगा मजिस्ट्रेट को या पुलिस को? वायलेशन ऑफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, कोई आपका संविदा हुई थी प्राइवेटली तो उसका अगर वायलेशन हुआ है तो, ऑर्गेनाइज क्राइम संगठित अपराध है, या फिर ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के कोई ड्राइविंग कर रहा है तो, सिंपल वर्बल अब्यूज एंड इंसल्ट, नॉर्मल किसी से तू मैं हो गई है तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को जाके। क्वेश्चन नंबर 38, अंडर सेक्शन 34 अ पर्सन रिजाइडिंग in a village must inform authority about which specific occurrence? सेक्शन 34 के अंदर एक पर्सन के पास ये उसका दायित्व है कि वो क्या करे, अगर उसके विलेज में ऐसा कोई काम हो रहा है तो उसको बताना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। धारा 34 के तहत गांव में रहने वाला व्यक्ति को किसी विशिष्ट घटना के बारे में अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है। घटना क्या होगी आपकी? ऑप्शन ए, एनी सडन और अननेचुरल डेथ, किसी की अचानक मृत्यु हो गई। ऑप्शन बी, द बर्थ ऑफ हेल्थी चाइल्ड, किसी बच्चे का जन्म हुआ है। अ नेबर सेलिंग देयर एग्रीकल्चर लैंड, किसी पड़ोसी ने अपना एग्रीकल्चर लैंड बेच दिया। ऑप्शन डी, अ पर्सन ट्रैवलिंग टू अ नियर बाय टाउन फॉर वर्क, या कोई पर्सन पास वाले टाउन में गया है काम करने। तो नॉर्मल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनी सडन और अननेचुरल डेथ, कोई सडन या अननेचुरल डेथ हो गया तो क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को सूचित करना होगा। स्टूडेंट ये जो आपके ऑफेंसेस यहाँ लिखे हैं 1 to 6, ये ऐसे ऑफेंस है जब किसी विलेजर को बताना होगा कि अगर ऐसे अपराध होते हैं उनके गांव में तो उनको इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, किनको करेंगे, या तो मजिस्ट्रेट को करेंगे या ऑफिसर इंचार्ज को करेंगे। हाउ इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिफाइंड इन सेक्शन 34? सेक्शन 34 के अंदर उद्घोषित अपराधी को कैसे डिफाइन किया है? एनी पर्सन हु हैज एक्यूज्ड ऑफ पेटी थेफ्ट, उसने छोटी मोटी चोरी की है क्या, उसे हम कहते हैं। A person who failed to pay a small traffic fine, क्या उसने जो छोटे मोटे चलान है वो नहीं दिए। A person who sentence is more than 10 years LI या डेथ, या उसकी जो सज़ा है वो 10 साल से ज़्यादा की है, उम्र कैद है या डेथ है। ऑप्शन डी, someone who has moved to another village without notice, या बिना नोटिस के वो क्या गया, किसी और विलेज में चला गया है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। सज़ा अगर आपकी 10 साल से ज़्यादा LI या डेथ है तो हम ऐसी व्यक्ति को क्या बोलेंगे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहेंगे, अगर वो भाग गया है पुलिस कस्टडी से,
कस्टडी, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी से अगर वो भाग गया है तो ऐसे व्यक्ति को आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, हु इज इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन अ विलेज फॉर रिपोर्टिंग पर्पज अंडर सेक्शन 31। ऑफिसर एम्प्लॉयड इन विलेज की डेफिनेशन में आपके कौन से व्यक्ति आते हैं? एनी अडल्ट मेल रिजाइडिंग इन द विलेज, अ लोकल प्राइमरी स्कूल टीचर, या आपके ट्रैवलिंग मर्चेंट सेलिंग गुड्स इन द विलेज, जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, या वो व्यापारी। लास्ट है अ मेंबर ऑफ पंचायत और द हेड यानी मुखिया, पंचायत के मेंबर या फिर मुखिया आपके ऑफिसर इन विलेज कहे जाएंगे। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई मेंबर है पंचायत का या हेड यानी पंचायत का हेड है यानी मुखिया है तो वो व्यक्ति आपके ऑफिसर एम्प्लॉयड इन विलेज कहे जाएंगे। ठीक है, ये आपके यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ। स्टूडेंट ये था अभी तक हमने पढ़ा आपका BNSS, जिसमें हमने आपके डिस्कस किए 40 क्वेश्चंस। आप मुझे बताइए कि आपके 40 में से कितने स्कोर आए हैं। ठीक है, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012। क्वेश्चन नंबर 41, ऑन विच डेट डिड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफिशियली कम इनटू फोर्स? कब ये आपका लागू हुआ? 19 जून 2012, 16 अगस्त 2019, 14 नवंबर 2012 या 9 नवंबर 2012? तो हमने देखा था स्टूडेंट कि पॉक्सो आपका किस दिन लागू होता है? चिल्ड्रंस डे पे। चिल्ड्रंस डे पे ये आपका अप्लाई कम इनटू फोर्स होता है, लागू होता है। तो चिल्ड्रंस डे है आपका 14 नवंबर 2012। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ कि लागू हुआ, ये कमेंसमेंट हुआ, लागू हुआ आपका 14 नवंबर 2012 को। क्वेश्चन नंबर 42, which specific provision of the Constitution of India provide the power to make special provisions for child as stated in the source material? जब हमने देखा था कि कैसे हमने आपका पोक्सो बनाया है तो हमने वहाँ बात की कि हमने आर्टिकल, कौन से आर्टिकल का सहारा लेके, किस आर्टिकल में हमने आपका पोक्सो इंट्रोड्यूस किया है? आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 15(3)? तो हमने देखा था कि आर्टिकल 15(3) के अंदर हमारे पास ये अधिकार है कि हम महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए स्पेशल लॉज बना सकते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी 15, आर्टिकल नंबर 15। In the case of Attorney General, most important case, in the case of Attorney General of India versus Satish and another 2021, what did the court clarify regarding the purpose of penetration? ठीक है, पेनिट्रेशन का मामला है ये। इस मामले में क्या कहा गया आपका? मेडिकल एविडेंस इज द ओनली वे टू प्रूव पेनिट्रेशन। क्या मेडिकल एविडेंस जरूरी है? पेनिट्रेशन मस्ट बी प्रूव बाय थर्ड पार्टी विटनेस, थर्ड पार्टी विटनेस हमको चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज मैंडेटरी। क्या स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आपका जरूरी है, मैंडेटरी है? ऑप्शन नंबर डी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव पेनिट्रेशन, या स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 3 में हमने ये केस स्टडी किया था आपका। ठीक है, इसमें क्या था? ऑप्शन नंबर डी कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है पेनिट्रेशन के बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट? इन्होंने आपसे क्या पूछा? इन्होंने पूछा मिनिमम पनिशमेंट कितनी होगी आपके सेक्शन नंबर 4 के अंदर अगर जो बच्चा है वो बिलो है 16 ईयर्स, मिनिमम कितनी पनिशमेंट उसको दी जाएगी एक्यूज्ड को? तो एक्यूज्ड को मिलेगी यहाँ पे आपके 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, LI या 7 ईयर्स। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पनिशमेंट होती है 20 ईयर्स प्लस फाइन, LI प्लस फाइन या फिर डेथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 20 ईयर्स, मिनिमम पनिशमेंट 20 साल तो मिलेगी। अंडर सेक्शन 6, what is the maximum possible punishment for aggravated penetrative sexual assault?
गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए कितने तक का मैक्सिमम सज़ा दी जा सकती है? मैक्सिमम सज़ा आपकी 10 साल है, या डेथ पेनल्टी है, या 20 साल है, या LI है। तो स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेथ पेनल्टी मैक्सिमम सज़ा है। ओके, डेथ पेनल्टी आपकी मैक्सिमम सज़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 12? क्या पनिशमेंट है सेक्शन नंबर 12 में सेक्सुअल हरासमेंट की? यौन उत्पीड़न के मामले में आपके मैक्सिमम कितनी सज़ा दी हुई है? 7 से 10 साल, 20 साल, फाइन 5,000 का, या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years प्लस फाइन। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 3 साल प्लस फाइन जो है वो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा अंडर सेक्शन 12। स्टूडेंट अगर हम बात करें पोक्सो की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको इसकी जितनी भी पनिशमेंट्स है वो याद होनी चाहिए। मेनली क्वेश्चंस आपके पनिशमेंट से पूछे जाते हैं। RPSC का पैटर्न आपको पता है, पनिशमेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं पूछने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, सेक्शन 9V है ये, ठीक है, 9V, आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक एग्रावेटेड एक्ट इन्वॉल्विंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ड्रग्स और हॉर्मोन्स, व्हाट इज द इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट अकॉर्डिंग टू एक्ट? इसमें क्या कहा गया कि हमने जब बात की 9V हमने पढ़ा था, एक स्पेशल है आपका सेक्शन, इसके अंदर सब सेक्शन एक स्पेशल क्लोज ऐड किया हुआ है इसमें, जो कि इसको अलग करता है एग्रीवेटेड ऑफेंसेस से, ठीक है, जो हमने सेक्शन नंबर 5 में पढ़े थे उससे इसको अलग करता है। तो क्या पॉइंट था वहाँ पे कि हमने पढ़ा कि क्या किया जाता है, ड्रग्स और हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने पूछा कि ड्रग्स और हार्मोन्स का आप यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि क्या हो, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर अर्लियर सेक्शुअल मैच्योरिटी आएगी, ठीक है, बच्चे के अंदर जल्दी सेक्शुअल मैच्योर होगा वो बच्चा, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इफ अ पर्सन इज कमिटेड, क्या ऑफेंस कर रहा है वो, अबेटमेंट का, उकसाने का, यानी दुष्प्रेरण का अपराध अगर करता है एक्यूज्ड, तो उसको कितनी सजा मिलेगी? ऑप्शन ए, मैक्सिमम ऑफ 3 years रिकार्ड ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस को बिना जाने 3 साल की सजा दे देंगे। ओनली अ फाइन विदाउट विद नो इम्प्रिजमेंट, फाइन लगाएंगे सिर्फ, इम्प्रिजमेंट नहीं लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, द सेम पनिशमेंट एज प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस इटसेल्फ, ऑफेंस के लिए जो सजा मिली है वही उसको अबेटमेंट के लिए दी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, हाफ ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस। तो स्टूडेंट जो कंफ्यूज रहेंगे वो रहेंगे इस ऑप्शन नंबर सी और डी में। तो आप बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? इसका ऑप्शन नंबर सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो ऑफेंस की सज़ा होती है वही सज़ा होती है आपकी अबेटमेंट की, वही सज़ा आपकी अबेटमेंट की होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट? अब इन्होंने कहा अटेम्प्ट की क्या सज़ा देगी, फुल पनिशमेंट जो ऑफेंस की सज़ा है वही, या कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी, या हाफ सज़ा दी जाएगी जो ऑफेंस की सज़ा उसका हाफ, या 5 साल की सज़ा। तो स्टूडेंट अटेम्प्ट की सज़ा हमेशा आपकी हाफ रहती है, ठीक है, हाफ सज़ा आपकी अटेम्प्ट की होती है, सेक्शन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 50, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हमने पढ़ा था डेफिनेशन 21D के अंदर। तो इन्होंने पूछा है कि इसके अंदर जो आपका एक नया पॉइंट ऐड हुआ था सेक्शन 2019 के अंदर, अमेंडमेंट 2019 से आपका इसके अंदर एक नया पॉइंट ऐड हुआ सेक्शन 21D के अंदर, तो वो क्या पॉइंट था आपका? ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशनल डायग्राम्स ऑफ द ह्यूमन एनाटोमी, सॉरी, एजुकेशनल डायग्राम्स ऑफ द ह्यूमन एनाटोमी, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द एक्चुअल चाइल्ड, कंप्यूटर द्वारा निर्मित ऐसी छवियाँ जो वास्तविक बच्चे से अभी भेदनीय है, हैंड ड्रॉन स्केचेस ओनली, एनी इमेज ऑफ चाइल्ड अबव 18 ईयर्स। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा कि ऐसी फोटोज बच्चे की जो उसको रियल बच्चे से अलग कर दे, कंप्यूटर जनरेटेड कोई बच्चा है उसको अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल बच्चे से, तो वो आपका यहाँ पे ऐड हुआ था पॉइंट इसके अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर स्टोरिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल फॉर कमर्शियल पर्पस? कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप पहली बार स्टोरिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो कितनी सज़ा दी जाएगी? 1 year, LI 10,000 रुपीज़, या 3 से 5 साल की सज़ा?
1 ईयर LI फाइन या 3 से 5 साल की सजा। तो स्टूडेंट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, अच्छा ठीक है, वो ऑप्शन नंबर ए था आपका। अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करता, सॉरी माय बैड, अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करता तो 1 साल की सज़ा थी। यहाँ पे सज़ा है आपकी 3 से 5 साल। वो क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है। अगर आपकी स्टोरिंग की जाएगी तो सज़ा है आपकी, स्टोरिंग की जाएगी तो सज़ा है 3 से 5 साल। और वहीं अगर जो आपके कमर्शियल बिजनेस के जो इंचार्ज होते हैं वो अगर रिपोर्टिंग नहीं करते तो सज़ा होती है 1 साल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, what is the timeline within which a report must be forwarded to child welfare committee and special courts? हमने देखा था कि जो रिपोर्ट है आपकी, जब कोई पर्सन आके रिपोर्ट करता है, इंफॉर्मेशन देता है, तो उसके रिपोर्ट आप भेजते हैं CWC के पास प्लस स्पेशल कोर्ट्स के पास। तो CWC और स्पेशल कोर्ट्स के पास विद इन कितने घंटे के अंदर ये रिपोर्ट भेजी जाएगी? 48 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स या 1 वीक? 48 आवर्स, 12 आवर्स या फिर आपका सॉरी 1 वीक। तो इसका आंसर ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर क्या होगा, भेजा जाएगा। कहाँ लिखा है ये पॉइंट? ये पॉइंट लिखा है आपका यहाँ, विद इन 24 आवर्स क्या होगा, हम भेजेंगे CWC या फिर स्पेशल कोर्ट्स को आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एन इंचार्ज ऑफ अ कंपनी और इंस्टीट्यूट हु फेल्स अ रिपोर्ट? वो जो मैंने बताया आपको कि अगर कोई इंचार्ज है कंपनी का, वो रिपोर्टिंग नहीं करता है, फेल टू रिपोर्ट हो जाता है, तो कितनी सज़ा मिलेगी? LI मिलेगी, नो पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, 1 साल की सज़ा मिलेगी या 6 महीने की? तो स्टूडेंट आपका आंसर है, मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, आंसर है इसका 1 साल प्लस फाइन। ठीक है, 1 साल प्लस फाइन सज़ा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54, इफ अ चाइल्ड प्रोवाइड्स फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर किसी बच्चे ने गलत इंफॉर्मेशन दी है या गलत कंप्लेन की है तो क्या सज़ा होगी? बच्चे ने गलत कंप्लेन की है, बच्चे ने गलत आपका इंफॉर्मेशन दी है, तो क्या सज़ा होगी अंडर सेक्शन 22? 1 साल का, 1 साल के जुवेनाइल होम, या 5,000 रुपये जुर्माना, या नो पनिशमेंट्स, या 6 मंथ इम्प्रिजमेंट? तो स्टूडेंट अगर बच्चा कोई आपका गलत कंप्लेन देता है या इंफॉर्मेशन देता है तो हम लगाते हैं नो इम्प्रिजमेंट, उस पर कोई भी सज़ा नहीं लगती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 55, अंडर सेक्शन 23 व्हाट इज द प्री रिक्विसाइट फॉर मीडिया टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड इन्वॉल्विंग इन अ केस? धारा 23 के तहत किसी मामले में शामिल बच्चे की पहचान उजागर करने के लिए आपको आइडेंटिफाई उसकी डिस्क्लोज करनी है, करने के लिए मीडिया के लिए क्या पूर्व शर्त है? तो पहले किस बात को मानना होगा? परमिशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, परमिशन लेनी होगी स्पेशल कोर्ट से। अप्रूवल फ्रॉम द लोकल स्टेशन, पुलिस स्टेशन से हमको अप्रूवल लेना होगा। मीडिया कैन डिस्क्लोज इट इफ द केस इज इन हाई पब्लिक इंटरेस्ट, या रिटन कंसेंट ऑफ द चाइल्ड पेरेंट्स, बच्चे के माता पिता से हमें परमिशन लेनी होगी। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर रहेगा आपका, वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, परमिशन फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, परमिशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड फॉर वुमेन पुलिस ऑफिसर टू रिकॉर्ड अ चाइल्ड स्टेटमेंट? किसी महिला पुलिस अधिकारी को बच्चे का बयान दर्ज करने के लिए न्यूनतम किस पद की आवश्यकता होती है? तो वो होनी चाहिए आपकी हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल या इंस्पेक्टर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सब इंस्पेक्टर रैंक उनका होना चाहिए। लास्ट 4 क्वेश्चन आपके पॉक्सो के। इन द एब्सेंस ऑफ अ चाइल्ड पेरेंट्स ड्यूरिंग अ मेडिकल एग्जामिनेशन हु मस्ट बी प्रेजेंट एट सेक्शन 27? बच्चे के माता पिता प्रेजेंट नहीं है जब उसका मेडिकल चल रहा है, तो फिर किस पर्सन को हम वहाँ पे आपका प्रेजेंट करेंगे? ठीक है, बच्चे के माता पिता अगर एब्सेंट है तो किनके पास ये अथॉरिटी है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट रहे? अ नेबर, पड़ोसी के पास। अब वीमेन नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट, कोई महिला जो कि आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट ने नॉमिनेट किया है। द एक्यूज्ड लॉयर, ठीक है, या अ मेल पुलिस ऑफिसर। तो स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट आप पॉक्सो के सेक्शन साथ साथ याद करते रहना, ठीक है,
सेक्शन आपके मेंस में भी काम आते हैं और प्री में भी आपके काफ़ी काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर एन एडवोकेट टू बी अपॉइंटेड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर? अगर आपको पोक्सो में स्पेशल पीपी बनना है तो क्या आपको एक्सपीरियंस चाहिए? 7 साल प्रैक्टिस, 10 साल की प्रैक्टिस, कोई प्रैक्टिस नहीं, या फिर 3 साल की प्रैक्टिस? तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको 7 ईयर ऑफ प्रैक्टिस आपको चाहिए। ठीक है, 7 साल की प्रैक्टिस आपको चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, विद इन व्हाट टाइम फ्रेम मस्ट द स्पेशल कोर्ट कंप्लीट द ट्रायल फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस? अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से विशेष न्यायालय को किस समय अवधि के भीतर मुकदमे की कार्रवाई पूरी करनी है? कितने टाइम में आपको केस डिस्पोज ऑफ कर देना है? 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ या नो स्पेसिफाइड टाइम? तो स्टूडेंट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर ऐसी कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए, पोक्सो का मामला आपका डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इफ एक्ट इज ऑफेंसेस अंडर बोथ पोक्सो एंड आईटी एक्ट, विच पनिशमेंट शैल बी अप्लाइड इन सेक्शन 42? सेक्शन 42 के अंदर अगर मामला आपका पोक्सो का भी है, आईटी का भी है, तो आप क्या सज़ा देंगे? क्या दोनों के समझौते करके सज़ा दे देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करके सज़ा देंगे, या जिस पे ज़्यादा सज़ा दी हुई है वो देंगे? आईटी की सिर्फ सज़ा लगेगी या दोनों सज़ा को मिला के? तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जो सज़ा आपकी ग्रेटेस्ट होती है, दोनों में से जो सी सज़ा आपकी ज़्यादा है, जिस एक्ट में सज़ा ज़्यादा है, वो क्या कर दिया जाएगा, वो दे दी जाएगी। ठीक है, वही बात सेम है बीएनएसएस में भी, बीएनएस में या फिर आपका पोक्सो का लिया जाए तो भी जिसकी सज़ा ज़्यादा है वो सज़ा दी जाएगी। लास्ट इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स आपके, ठीक है, 20 क्वेश्चन इसके रखे हैं। आप मुझे बताइए पोक्सो में आपका क्या स्कोर है? आई होप पोक्सो में आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स। अब आएंगे आपके स्टूडेंट इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 20 क्वेश्चंस ही रहेंगे आपके। पहले हमने फ्रेजल वर्ब टॉपिक इसलिए रखा है ताकि आपको अभी आपके पास काफ़ी टाइम है एपीओ के लिए, आपको काफ़ी टाइम मिल जाए इनको याद करने के लिए। क्लासेस में अभी तक हमारे अराउंड 200 हमने फ्रेजल वर्ब्स कर लिए हैं, तो आप उनको डे टू डे 10-20 जितने भी आपकी कैपेसिटी है उनको याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 61, इफ यू मेक अ मिस्टेक एट वर्क you will have to dash your actions to your manager। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगी तो आपको आंसर पता लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बैकअप, ऑप्शन नंबर बी ब्रिंग अबाउट, ऑप्शन नंबर सी अकाउंट फॉर, एंड ऑप्शन नंबर डी आस्क फॉर। स्टूडेंट इसका जो आंसर रहेगा आपका वो है ऑप्शन नंबर सी अकाउंट फॉर, यानी आप अपने काम के लिए जवाबदाही हैं। ठीक है, आप अपने काम के लिए क्या है, टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर, जवाब देने का कारण बताता है, आपको ये जवाब देना है अपने वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ही इज डायरेक्टली डैश द सक्सेस और फेलियर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। वो डायरेक्टली क्या है इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए और फेलियर के लिए क्या चीज है? ऑप्शन नंबर ए बैंक अपॉन, ऑप्शन नंबर बी अटेंड ऑन, ऑप्शन नंबर सी बेयर अपॉन, ऑप्शन नंबर डी आंसरेबल फॉर। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही रहेगा आपका आंसरेबल फॉर। नेक्स्ट अकाउंट फॉर हमने देखा, आप किसी के लिए जवाब देने के लिए है, एंड आंसरेबल फॉर भी है सेम ही, जवाबदेह होना। क्वेश्चन नंबर 63, यू गेव योर वर्ड टू हेल्प अस, यू गेव योर वर्ड टू हेल्प अस, सो प्लीज डू नॉट डैश नाउ। तुमने अपने वर्ड्स दिए है कि तुम हमारी हेल्प करोगे, अब तुम इस बात को क्या ना करें, बैक ऑफ, ब्रेक ऑफ, बैक आउट या बियर आउट। इसका आंसर स्टूडेंट आपका बैक आउट। ठीक है, आप अपनी बात से अब मुकरे मत, अपनी बात से पीछे मत हटे, पीछे हट जाना। बैक आउट का मतलब क्या, पीछे हट जाना या वादे से मुकर जाना। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, आई सा योर ब्रदर yesterday एंड ही वाज डैश यू। मैंने देखा कल तुम्हारे ब्रदर को, एंड ही वाज डैश यू। बिकमिंग ऑफ, आस्किंग फॉर,
ब्रिंगिंग अलोन या आस्किंग आफ्टर, वो तुम्हारी हेल्थ के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर है आस्किंग आफ्टर। आस्किंग आफ्टर इसका आंसर है आपका, जिसका मतलब क्या है आपके कि अगर आप किसी पर्सन के हेल्थ के बारे में पूछते हैं तो उसका आपका मतलब होता है आस्किंग आफ्टर। और वहीं अगर आप किसी व्यक्ति किसी वस्तु की मांग करते हैं तो वो होता है आपका डिमांड। ठीक है, आस्किंग फॉर होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, यू कैन ऑलवेज डैश हर टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। यू कैन ऑलवेज डैश हर टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। ब्रिंग फॉरवर्ड, बैंक अपॉन, ब्रेक इनटू या बियर विथ। यू कैन ऑलवेज हर टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। इसका आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, बैंक अपॉन। मतलब क्या है बैंक अपॉन का, कि तुम उस पर डिपेंड रहते हो। तुम क्या करते हो, उस पर डिपेंड रहते हो, अपने काम के लिए हमेशा तुम उस पर डिपेंड रहते हो। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 66, द विटनेसेस टेस्टिमनी विल डैश द डिफेंडेंट स्टोरी। जो विटनेस की आपकी टेस्टिमनी है वो क्या कर रही है, वो डिफेंडेंट की स्टोरी को क्या कर रही है, जो विटनेस ने आके स्टेटमेंट दी है वो। बियर आउट, ब्रेक थ्रू, बियर अपॉन या ब्रिंग अबाउट। बियर आउट, ब्रेक थ्रू, बियर अपॉन या ब्रिंग आउट। स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बियर आउट। वो उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, सही साबित करने में सहायक होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 67, द एंटायर लीगल आर्ग्यूमेंट्स विल डैश whether the contract is signed voluntarily। जो आपकी पूरी जो आपकी आर्ग्यूमेंट है वो ये हमें बताएगी कि क्या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वॉलंटरली साइन हुआ है या नहीं, इच्छा से साइन हुआ है या नहीं हुआ। ब्रांच आउट, बोल्ड डाउन टू, ब्रेक डाउन या ब्रिंग इन। क्वेश्चन नंबर 67, आंसर दीजिए स्टूडेंट इसका। इसका आंसर आपका बोल्ड डाउन टू। बोल्ड डाउन टू, बोल्ड डाउन टू का मतलब होता है सार निकालना या संक्षिप्त करना। ठीक है, जो हमारे लीगल आर्गुमेंट्स है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को संक्षिप्त बता देगी कि साइन हुए हैं या नहीं हुए वॉलंटरली। क्वेश्चन 68, द लोकल बुक स्टोर डिसाइडेड टू डैश एंड स्टार्ट सेलिंग कॉफी एंड स्नैक्स। जो लोकल बुक स्टोर्स वाले हैं उन्होंने क्या स्टार्ट किया है, कॉफी और स्नैक्स किस लिए स्टार्ट किया है। ऑप्शन ए, ब्रिंग राउंड, ऑप्शन बी, बियर डाउन, ऑप्शन सी, ब्रेक आउट, ऑप्शन डी, ब्रांच आउट। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रांच आउट। उन्होंने क्या कहा कि हम अपनी शाखाएं बढ़ाना चाहते हैं, हम ये फैलाना चाहते हैं अपना बिजनेस। ठीक है, तो फैल जाना। ब्रांच आउट का मतलब क्या है, फैल जाना। जैसे कि एक पेड़ की शाखाएं फैली होती है वैसे ही क्या है, ब्रांच आउट का मतलब ये फैल जाना। क्वेश्चन नंबर 69, द पुलिस होप फॉर डैश इन द इन्वेस्टिगेशन वेरी सून। ब्रेक थ्रू, ब्रेक अप, बैक अप, ब्रिंग ऑफ। स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक थ्रू। ठीक है, टू डिस्कवर अ सीक्रेट, रहस्य की खोज करना। क्वेश्चन नंबर 70, द डिफेंस लॉयर विल डैश न्यू एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल टुडे। जो डिफेंस लॉयर है वो आज पेश करेंगे आपके नए एविडेंस ट्रायल के अंदर। तो क्या होगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, बियर आउट, नेक्स्ट है आपका ब्रिंग राउंड एंड ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग फॉरवर्ड, बियर आउट, ब्रिंग राउंड या ब्रिंग ऑफ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है प्रस्तुत करना, वो क्या करेंगे पेश। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 71। 71 जो है आपका, द क्रिकेट मैच वाज डैश ड्यू टू हैवी रेनफॉल। कॉल्ड ऑफ, कॉल इन, कॉल ऑन, कॉल फॉर। क्रिकेट मैच जो है आपका वो हैवी रेन करके कैंसिल कर दिया गया है। तो इसका स्टूडेंट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है आपका, कॉल ऑफ मतलब रद्द करना, रद्द करना।
क्वेश्चन नंबर 72, आई डैश माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड वाइल आई वाज एट द ग्रोसरी स्टोर यस्टरडे। मैं अपने ओल्ड स्कूल फ्रेंड से मिला, ठीक है, जब मैं क्या करता ग्रोसरी स्टोर जाता। तो एकदम से मिलना, मिलना इसको आप क्या बोलेंगे, केम अबाउट, केम अक्रॉस, केम डाउन या केम अबाउट आउट। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है केम अक्रॉस। हमने देखा था केम अक्रॉस कैसे किया कि आप एकदम से मिल लिए किसी व्यक्ति से जाके, ठीक है, तो उसको कहते हैं केम अक्रॉस। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, द सोल्जर हैड टू डैश the orders given by their commanders. The soldiers had to dash the orders given by their commander. Carry through, carry on, carry out, carry away. Carry through, carry on, carry out, carry away. तो स्टूडेंट इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैरी आउट, ठीक है, टू फिल कंप्लीट, टू फिलफिल या टू एग्जीक्यूट। क्वेश्चन नंबर 74, द पीएम विल डैश द फैमिलीज ऑफ मार्टर्स टू ऑफर हिज कंडोलेंसेस। जो पीएम है वो मिलेंगे जाके शहीदों के, आपके परिवार वालों से उनको सहानुभूति देने के लिए। तो कॉल ऑन, कॉल अप, कॉल एट या कॉल इन, इनमें से क्या ऑप्शन है, ऑन, अप, एट या इन। स्टूडेंट इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉल ऑन, ठीक है। इसके अंदर देखिए दो डिफरेंस है आपके, हमने क्लास में देखा था कॉल ऑन और कॉल एट। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति से आप पर्सनली मिल रहे हैं, मुलाकात करना, तो कॉल ऑन कहते हैं इसको। वहीं अगर आप किसी प्लेस पे जाके मिलते हैं, घर या ऑफिस में, तो कहते हैं कॉल एट, तब क्या कहा जाता है, कॉल एट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, मिस्टर शर्मा डैश गारमेंट्स एंड एक्सपोर्ट देम टू यूरोप। मिस्टर शर्मा डैश गारमेंट्स एंड एक्सपोर्ट देम टू यूरोप। डील फॉर, डील विद, डील आउट या डील इन। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको, आप दो में कंफ्यूज रहेंगे, डील विद करते हैं या डील इन कर रहे हैं। तो इसका आंसर है स्टूडेंट आपका डील इन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है डील इन। डील इन का क्या मतलब है, का व्यवसाय करना, तो डील इन कहते हैं। और डील विद क्या होता है, निपटना, ठीक है। डील इन और डील विद में आपका इतना सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 76, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू डैश द रेस्ट ऑफ द क्लास। अगर तुम बाकी क्लास के साथ मिलना चाहते हैं तो क्या होगा, आपको वर्क हार्ड करना होगा। कैच ऑन, कैच अप विथ, कैच अप ऑन या क्लियर ऑफ, सॉरी चांस अपॉन या फिर क्लियर ऑफ। तो स्टूडेंट इसका आंसर है आपका कैच अप विथ, कैच अप विथ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बराबरी पे आना, अगर आप बराबरी पे आना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 77, सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड आर डैश बिकॉज देयर नेचुरल हैबिटेट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। कई स्पीसीज जो है आपकी वो एग्जिस्ट खत्म हो चुकी है, ठीक है। किससे खत्म हो गई है, क्योंकि उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स है वो क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो ये भी आपकी नेचुरल जो स्पीशीज है वो भी एक्सटिंग्विश हो गई है। ऑप्शन नंबर ए, डाइंग डाउन, डाइंग फॉर, डाइंग आउट या डिस्पोजिंग ऑफ। कौन सा ऑप्शन आपका इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, डाइंग डाउन, डाइंग फॉर, डाइंग आउट, डिस्पोजिंग ऑफ। स्टूडेंट इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डाइंग आउट, ठीक है। डाइंग आउट, टू बी एक्सटिंग्विश यानी विलुप्त, खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना या खत्म हो जाना आपका। माई नेबर डैश फॉर अ कप ऑफ टी वाइल आई वाज गार्डनिंग। जब मैं आपकी गार्डनिंग कर रहा था तो क्या हुआ, मेरे नेबर ने मुझे चाय ला के दी। ड्रैग्ड ऑन, ड्वेल्ड ऑन, ड्रॉप आउट या ड्रॉप इन। ड्रैग ऑन, ड्वेल ऑन, ड्रॉप आउट या ड्रॉप इन। इसका आंसर क्या है आपका, ड्रॉप इन, ड्रॉप इन इसका आंसर आपका है, अचानक पहुंचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, she was so desperate for help that she dashed his false promise. Fell for, fell off, fell through, fell in with। Fell for, fell off, fell through, fell in with। तो इनका आंसर ऑप्शन नंबर बी, fell off। शिकार होना, प्यार होना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का,
ही डिड नॉट एग्री विद अस एट फर्स्ट बट वी मैनेज टू डैश हिम। पहले वो हमारे विचारों से सहमत नहीं हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, हमने मैनेज कर लिया, हमने उनको अपने विचारों से मिला लिया। तो इसका आंसर क्या है, ब्रिंग इन, ब्रिंग राउंड, ब्रिंग ओवर या ब्रिंग अप। स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिंग राउंड। ठीक है, जब विचार मिलते हैं तो क्या कहा गया, ब्रिंग राउंड कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट ये था आज का आपका टेस्ट सीरीज टेस्ट। ठीक है, आई होप आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। 80 में से जितने भी आपके स्कोर आए हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे राजस्थान ईपीओ का कोर्स बैच चल रहा है, जिसकी फीस हमने रखी है 3000 रुपीज। बाइलिंगुअल क्लासेस रहेगी आपकी, जैसे आपने अभी नोट्स एक क्लास नोट्स, रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, टेस्ट लगाए जाएंगे रेगुलरली। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, जिसकी आपको या पीडीएफ या फिर हार्ड कॉपीज प्रोवाइड कराई जाएगी। हिंदी और इंग्लिश आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, वहीं अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ आपका BNSS पढ़ना है, कंप्लीट कोर्स नहीं लेना, उसको सिर्फ आपका मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसकी फीस 500 रुपीज है। आपको अगर सिर्फ BNSS पढ़ना है तो आपकी फीस 500 है, जिसमें सब कुछ प्रोवाइड है। हैंड रिटन नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। ठीक है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, और इसके टेस्ट भी रेगुलर होंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर द क्लास। आई होप आपको सेशन पसंद आया है। कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में